बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस में हम आपको पाश्चात्य विचारक में अरस्तु के बारे में बता रहे हैं और उसी के संदर्भ में हम आपको आज बता रहे हैं कि अरस्तु ने राज्य का, सरकार का या संविधान का क्या विचार दिया है या संविधान के राज्य के बारे में उसके क्या विचार रहे हैं। उन्हीं विचारों को आज जानेंगे। तो अरस्तु जिसने राज्य या शासन व्यवस्था के बारे में बताया है कि राज्य जो होते हैं वो किस तरीका से एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में बदलते हैं, कैसे एक राजतंत्र कुलीन तंत्र में बदलता है, कुलीन तंत्र कैसे वर्ग तंत्र में बदलता है और कैसे वह बहुतंत्र में बदलता है और कैसे भीड़ तंत्र में बदलता है। इस तरीका से पूरे शासन के बारे में जानेंगे। अरस्तु के बारे में विशेष बात यह है कि उसने शासन का एक परिवर्तन चक्र प्रस्तुत किया है। परिवर्तन चक्र में ये बताया है कि जैसे साइकिल का पहिया घूमता है, एक जगह से शुरू होता है और धीरे धीरे पूरा चक्र घूमने के बाद उसी जगह पर आ जाता है जहां से वह चलना शुरू करता है। तो ऐसे ही राजतंत्र से शुरू होती है कोई व्यवस्था और वो अंत में भीड़ तंत्र पर जाकर के रुक जाती है। भीड़ तंत्र फिर राजतंत्र में बदल जाता है। तो ये परिवर्तन चक्र क्या है, कैसे इसमें परिवर्तन होता है, तो उसी को हमें जानना है। तो क्या है कि अरस्तु जिसने राज्य या संविधानों का विभाजन किया, वर्गीकरण किया और उसने दो आधारों पर वर्गीकरण किया है। एक तो संख्या के आधार पर किया, दूसरा किया है नैतिक आधार पर। जब संख्या की बात आ रही है तो संख्या में यानी शासन करने वाले व्यक्ति या तो एक होता है या कुछ व्यक्ति होते हैं यानी अल्पसंख्यक वर्ग होता है या होते हैं बहुसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं। अर्थात बहुत ज्यादा लोग जब होते हैं शासन में उसको बोलते हैं बहुसंख्यक। ठीक है, एक व्यक्ति शासन करेगा तो एक तंत्र कहलाएगा, एक व्यक्ति का शासन। संख्या की बात हो रही है। कुछ व्यक्ति शासन करेंगे तो वो अल्पसंख्यक हो गया और बहुत सारे व्यक्ति आम जनता शासन करेगी तो वो क्या हो गया, बहुसंख्यक रूप हो गया उसका। एक व्यक्ति का एक संख्यक, कुछ व्यक्तियों का अल्पसंख्यक, बहुत सारी आम जनता का बहुसंख्यक हो गया। तो ये तो हो गया संख्या के आधार पर वर्गीकरण। अब हम बात कर लेते हैं नैतिक आधार पर अरस्तु ने राज्य को कैसे बांटा है। नैतिक आधार पर कि राज्य करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, शासन करने वाले लोगों की क्या मनसा है, राय क्या है। यदि उनकी राय अच्छी है तो उसका रूप अच्छा माना जाएगा, यदि उसका रूप सही नहीं है, विकृत है, बेकार है तो वो बेकार रूप माना जाएगा। यदि उनका उद्देश्य अच्छा नहीं है तो उद्देश्य के आधार पर अरस्तु ने राज्य को बांट दिया है नैतिक आधार पर, जिसमें राज्य का उद्देश्य यदि अच्छा नहीं है, स्वार्थ से भरा हुआ उद्देश्य है तो वो कैसा है, विकृत रूप माना जाएगा। यदि उसका उद्देश्य स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, नियमों पर आधारित है, देश के हित में है तो वो माना जाएगा स्वाभाविक, प्राकृतिक माना जाएगा। तो नैतिक आधार पर अरस्तु ने फिर राज्य को दो भागों में बांट दिया है उद्देश्य की दृष्टि से। यदि शासन करने वाले का उद्देश्य हित स्वार्थी है, अपने हितों को पूरा करना है, अपनी जेबें भरना है, समाज के हित को भुला देना है तो वो उसका विकृत रूप है। यदि उसका उद्देश्य देश की सेवा करना है, समाज का हित और भलाई करना है, वेलफेयर है, लोक कल्याण है तो फिर उसे हम स्वाभाविक राज्य मानेंगे। अब यहाँ उसी चीज को देखना है कि यदि एक व्यक्ति का शासन है और यदि उसका शासन कैसा है, शासन का रूप यदि उसका स्वाभाविक है, देश के लिए काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है तो वो कहलाएगा मोनार्की यानी एक तंत्र कहलाएगा। उसे हम राजतंत्र भी कहते हैं, जैसे राजा का राज। तो मोनार्की कहेंगे, एक तंत्र कहेंगे, राजतंत्र कहेंगे। ये यूं मानो कि एक व्यक्ति या एक राजा जब जनहित को ध्यान में रख करके काम करेगा तो उसे हम मोनार्की कहेंगे, एक तंत्र कहेंगे, राजतंत्र कहेंगे। और यदि उसका रूप बिगड़ जाता है, जनहित को भुला देता है, उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी जेब भरना हो जाता है, परिवार के हित को पूरा करना हो जाता है, समाज के हित को भुला देता है तो वो हो जाएगा आतताई तंत्र, ट्रेनी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बच्चों, ट्रेनी में बदल जाएगा, आतताई तंत्र में बदल जाएगा। तो यहां तक आपने जान लिया कि उसका रूप कैसे हो गया, तानाशाही हो गया, आतताई हो गया, ट्रेनी हो गया, तानाशाही हो गया। यदि एक व्यक्ति का शासन अच्छा है, सद्गुणों पर आधारित है, क्योंकि अरस्तु ने व्यक्ति को सद्गुण का प्राणी माना है, मोनार्की कहलाएगा, राजतंत्र कहलाएगा।
यदि उस राजा का हित बदल जाता है, स्वार्थ पूर्ति हो जाता है, तो वो ट्रेनी में बदल जाएगा, आतताई तंत्र में बदल जाएगा, तानाशाही में बदल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ व्यक्ति यदि शासन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, अल्पसंख्यक रूप है, और उसका यदि उद्देश्य वही भलाई है, समाज के हित के लिए है, शासन कर रहा है, सबके लिए कार्य कर रहा है, तो वो कुलीन तंत्र कहलाएगा। कुलीन तंत्र, ठीक है ना, जिसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। कुलीन तंत्र को क्या कहते हैं छात्रों, अरिस्टोक्रेसी। अब हम बात कर लेते हैं कि उसका विकृत रूप है, यदि वो जनहित को बुला देता है, जेब भरने का उद्देश्य बन जाता है उसका, तो वो कहलाएगा क्या, ओलिग्रेसी। क्या कहलाएगा, ओलिग्रेसी। उसको कहेंगे अल्पतंत्र, वर्ग तंत्र, उसको वर्ग तंत्र भी कहेंगे, ओलिग्रेसी कहेंगे, अल्पतंत्र कहेंगे। अब यही बात हम बहुसंख्यक शासन के बारे में देख लेते हैं। बहुत सारे लोग यदि शासन कर रहे हैं तो वो रूप क्या कहलाएगा, बहुतंत्र कहलाएगा। उसके लिए अरस्तु ने एक शब्द प्रयोग में लिया है, वो है पॉलिटी। कौन सा है, पॉलिटी। पॉलिटी शब्द, एक किताब भी आपको पता है, पॉलिटिकस, पॉलिटिक्स अरस्तु की किताब का नाम है, महान ग्रंथ है, राजनीति विज्ञान का श्रेष्ठ ग्रंथ है। उसका वर्णन हमने बताया था कि 158 संविधानों का गहन अध्ययन किया, तब जाकर के पॉलिटिक्स लिखी थी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो बहुसंख्यक शासन है, बहुत सारे लोग शासन कर रहे हैं, तो उसको पॉलिटी कहते हैं, बहुतंत्र कहते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य खराब हो जाता है, शासन का रूप विकृत हो जाता है, जनहित को बढ़ा देते हैं वो, और वो स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं, तो उसको अरस्तु ने नाम दिया है, और वो नाम दिया है भीड़ तंत्र, डेमोक्रेसी। आज जैसे हम लोकतंत्र कहते हैं, अरस्तु उसको क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी कह रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि शासन को दो भागों में बांट दिया, संख्या के आधार पर और नैतिक आधार पर। और नैतिक आधार पर जो शासन है, उसमें उद्देश्य की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया। यदि उसका उद्देश्य जनहित है तो वो उसका स्वाभाविक रूप माना जाएगा, यदि उद्देश्य विकृत है, जनहित के स्थान पर स्वार्थ पूर्ति है, तो वो कहलाएगा विकृत रूप। और इसी आधार पर दो प्रकार के हो गए, ये स्वाभाविक रूप हैं, एक तंत्र, कुलीन तंत्र, बहुतंत्र, और ये इसके विकृत रूप हैं, तातताई तंत्र, अल्पतंत्र और भीड़ तंत्र। अब यहाँ इसको परिवर्तन चक्र के रूप में दर्शा गया है कि कोई शासन, मान लीजिए कि राजतंत्र है, राजतंत्र धीरे धीरे किसमें बदल रहा है, आतताई तंत्र में बदल गया। इसके बाद कुलीन तंत्र है वो वर्ग तंत्र में बदल गया, ठीक है। और बहुतंत्र जो स्वाभाविक रूप है वो भीड़ तंत्र में बदल गया। अब यही चक्र चलता रहता है, जैसे पहिया जहां से चलना शुरू होता है, अंत में वहीं आकर के रुक जाएगा। तो ये चक्र बताया है, तो ये परिवर्तन चक्र है, इस साइकिल के पहिए की भांति घूम रहा है। और ये राज्य का है, संविधान का परिवर्तन चक्र है, जिसकी बहुत अच्छी व्याख्या, सुंदर व्याख्या अरस्तु ने अपने संविधानों की वर्गीकरण में की है। इसलिए अरस्तु को संविधानवाद का भी जनक कहते हैं, संविधानों का जनक भी कहा जाता है अरस्तु को। तो ये आपको जान लेना है। बहुत अच्छा प्रश्न है छात्रों कि अरस्तु के राज्य का, संविधानों का वर्गीकरण कीजिए, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो यहाँ कुछ आलोचनाएं भी आएंगी जो आज नहीं, कल की वीडियो में होंगी। तो यहाँ आज क्या जाना हमने कि अरस्तु ने राज्य का, संविधान का कैसे वर्गीकरण किया है, और बहुत आसान तरीका से हमने आपको ये समझाया कि एक तंत्र क्या है, एक व्यक्ति का शासन, एक तंत्र एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र है, विकृत रूप आतताई तंत्र है। कुछ लोगों का शासन कुलीन तंत्र है, विकृत रूप क्या है, वर्ग तंत्र हो गया। और बहुत संख्यक लोगों का शासन पॉलिटी है, जिसका विकृत रूप डेमोक्रेसी है। तो ये एक तरीका से परिवर्तन चक्र यहाँ पूरा होता है, और आगे इसकी आलोचना है जो अगली वीडियो में होंगी। धन्यवाद।